गली न्यूज इंडिया की टॉप 10 बुलेटिन रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इस रिपोर्ट में हम कवर करेंगे 10 वो अहम खबरें जिन्हें मीडिया की हेडलाइंस में जगह नहीं दी गई। You are watching गली न्यूज। रिपोर्ट की पहली खबर सामने आ रही है टीवी सीरियल की दुनिया में अपना नाम बनाने वाली एक्ट्रेस माही विज के हवाले से। फेमस कपल माही विज और जय भानुशाली के रिश्ते खराब होने के बाद दोनों ने 4 जनवरी को अपना तलाक अनाउंस किया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तहलका मच गया था। हर कोई सवाल करने लगा था कि आखिर क्यों कपल ने ये बड़ा फैसला लिया, आखिर क्यों शादी के 15 साल के रिश्ते को तोड़ दिया। फैंस के सवाल खत्म भी नहीं हुए थे कि माही विज ने अपने खास दोस्त नदीम के लिए एक पोस्ट शेयर किया। माही ने नदीम को अपना घर, अपना परिवार और आई लव यू कहा, जिसके बाद खबर फैल गई कि माही और नदीम साथ में हैं और डेट कर रहे हैं। माही विज ने नदीम के जन्मदिन पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया था। विवाद तब और गहरा गया जब माही की बेटी तारा के सोशल मीडिया अकाउंट से नदीम के लिए मेरे प्यारे अब्बा लिखकर विश किया गया। इसके बाद इंटरनेट यूजर्स ने माही और नदीम की डेटिंग की अफवाह उड़ानी शुरू कर दी। माही ने जब अपने पोस्ट का कमेंट सेक्शन बंद किया तो लोगों ने इसे उनकी चोरी मानकर और भी ज्यादा नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर दिया और इस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम एंगल देने लगे। आइए बताते हैं कि किस तरह लोग इसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ रहे हैं और सोशल मीडिया पर क्या लिख रहे हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा, सोचिए उस डर को, आपका अपना बच्चा आपकी पत्नी के प्रेमी की गोद में, वो भी एक मुस्लिम आदमी। उम्मीद है कि नदीम कुरैशी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा शोएब दीपिका कक्कड़ के साथ करता है, वही उसके लायक है। एक और एक्स यूजर ने लिखा, माही भी 14 साल की शादी के बाद पति जय भानुशाली से अलग हुई, जय से 5 करोड़ रुपए गुजारा भत्ता मांगा, अब अफवाहें हैं कि वो नदीम कुरैशी को डेट कर रही है। माही ने पोस्ट किया कि उनकी बेटी तारा नदीम को अब्बा कहती है। सवाल ये है, जब तारा के पिता जय भानुशाली हैं तो फिर नदीम को अब्बा क्यों कहा जा रहा है। इसी यूजर ने आगे लिखा, जय भानुशाली है हैंडसम, अमीर, हिंदू, मशहूर जवान, फिर भी उसने उसे छोड़कर एक उम्रदराज मुस्लिम आदमी को चुना, ऐसा क्यों? औरतों को समझना नामुमकिन है, आखिर औरतें चाहती क्या है। वहीं दीपिका नाम की एक्स यूजर ने इन सब पर लिखा, माही विज ने सहर होने को है नाम के टीवी सीरियल में काम किया था। इस सीरियल में उन्होंने कौसर का किरदार निभाया था। उन्होंने अपनी बेटी के साथ कई रील्स और तस्वीरें पोस्ट की जिनमें बेटी को छोटी कौसर कहा गया, लेकिन उन्होंने शायद ये नहीं सोचा था कि जब वो अपने दोस्त नदीम को जन्मदिन की शुभकामनाएं देंगी तो इस पर बड़े पैमाने पर ट्रोलिंग होगी। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के मुताबिक माही नदीम को अपना भाई मानती है और उनकी बेटी प्यार से उसे अब्बा कहती है। माही की अच्छी नीयत के बावजूद कुछ संकीर्ण सोच वाले लोगों का इस तरह ट्रोल करना बेहद शर्मनाक और घिनौना है। आदित्य नाम के एक्स यूजर ने लिखा, एक और पुरुष पीड़ित, अफवाहें हैं कि जय भानुशाली और माही विज ने तलाक के लिए अर्जी दी है। दूसरी तस्वीर में दिख रहा आदमी दोनों का एक आम दोस्त है। देखिए माही ने अपने दोस्त के लिए किस तरह का कैप्शन लिखा है। शायद यही वजह है कि उसने जय को छोड़ दिया। जय भानुशाली एक नेकदिल इंसान है, एक पति और पिता जिसे अब पूरी तरह अकेला छोड़ दिया गया है। उसने एक हिंदू को छोड़कर मुस्लिम को चुना। सच में मैं अपने सभी पुरुष दोस्तों से कहना चाहता हूँ, अगर शादी करने का फैसला करो तो एक सादी लड़की से शादी करो, कभी किसी सेलिब्रिटी से शादी मत करना। एक गृहिणी चुनो, ना कि कोई बिजनेस वूमन। अब इसके जवाब में एक एक्स यूजर रानिसा ने एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, माफ कीजिएगा आपकी बनाई हुई गलतफहमी तोड़ने के लिए, लेकिन जिसे आप पीड़ित बता रहे हैं वो खुद अपनी उम्र से आधी उम्र की लड़की को डेट कर रहा है। उसने उसे धोखा दिया। शादी के शुरुआती दौर में ही गर्भधारण में उसे कठिनाई होने और उसकी सेहत को खतरे के बावजूद उसे IVF कराने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वो उन 9 महीनों का अनुभव करना चाहता था। उसने ये सब सहा और एक बच्चे को जन्म दिया, जिससे उसकी सेहत और जान दोनों खतरे में पड़ी। अब तलाक के बाद वो लगभग 20 साल छोटी एक मुस्लिम महिला जिसका नाम अलीशा शेख है उसको डेट कर रहा है। वो महिलाओं के प्रति घृणास्पद व्यवहार करता है और अन्य महिलाओं के साथ भी संदिग्ध हरकतें कर चुका है। इस पूरे मामले पर अंकिता लोखंडे ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा नोट पोस्ट शेयर किया और सबको चुप करवा दिया। अंकिता ने लिखा, आज मैं एक सेलिब्रिटी नहीं बल्कि एक दोस्त के तौर पर बोल रही हूँ। माही और नदीम के रिश्ते पर लोगों के भद्दे कमेंट्स देखकर मैं बहुत परेशान हूँ। मैं माही, जय और नदीम को सालों से जानती हूँ। सच तो ये है कि नदीम हमेशा से माही और जय के लिए एक पिता की तरह रहे हैं और छोटी तारा के लिए भी उनका रिश्ता वैसा ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अंकिता ने आगे बताया कि नदीम वो इंसान है जो हर किसी के बुरे वक्त में ढाल बनकर खड़े होते हैं। उन्होंने खुलासा किया कि जब अंकिता खुद मुश्किल दौर से गुजर रही थी तब भी नदीम ने उनका साथ दिया था। अंकिता ने ट्रोलर्स को चेतावनी देते हुए कहा, कुछ रिश्ते प्यार और भरोसे से बनते हैं, बाहरी लोगों को उन्हें जज करने का कोई हक नहीं है। माही और जय आप दोनों बेहतरीन माता पिता है। जो लोग नफरत फैला रहे हैं प्लीज रुक जाइए, किसी की निजी जिंदगी में दखल ना दे, कर्म सब देख रहा है। अंकिता के इस बयान ने उन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया जिनमें माही और नदीम के रिश्ते को गलत नजरिए से देखा जा रहा था। अंकिता ने अपने पोस्ट के अंत में नदीम को भगवान का भेजा हुआ दूत बताया और माही जय को अपना प्यार भेजा। आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले पर माही विज का भी बयान सामने आया। उन्होंने क्या कहा था, सुनिए।
जस्ट बिकॉज हम लोगों ने बहुत अच्छे से एक दूसरे की रिस्पेक्ट रखते हुए डिवोर्स लिया है, आप लोगों से मुझे लगता है हजम नहीं हो रहा। आप लोगों को कंट्रोवर्सी चाहिए, गंदगी चाहिए, आप लोगों को चाहिए अरे ये कैसे हो गया। नदीम जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो हमेशा मेरा बेस्ट फ्रेंड रहेगा, वो 6 साल से मैं उसके लिए मतलब हमेशा से उसके लिए पोस्ट डाल रही हूँ और 6 साल से तारा उसको अब्बा बुलाती है। ये जय और मेरा जॉइंट डिसीजन था कि वो अब्बा बुलाएगी। आपने वो अब्बा वर्ड को इतना घटिया कर दिया है, इतना गंदा कर दिया है। एक इंसान किसी चीज से गुजर रहा है, मतलब आप लोगों को कर्मा से डर नहीं लगता। यू कैन स्टूप टू एनी लेवल ऑफ गंदगी। शेम ऑन यू, थू ऑन यू पीपल, literally thoo on you people that you are writing such shitty stuff about me and Nadeem, who is a godfather in just not my life but कितने गंदे लेवल तक जा सकते हो किसी के बारे में। आप बेस्ट फ्रेंड्स को आई लव यू नहीं बोलते हो क्या? दैट आई लव यू। आप अपने भाई को आई लव यू नहीं बोलते हो, आप अपनी बहन को आई लव यू नहीं बोलते। या आप जो मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ, आधे तो फेक फॉलोअर्स हैं। सो आई डोंट नो हु इज अगेंस्ट, हु इज डूइंग ऑल दिस एंड ट्राइंग टू spoil my this thing. I will not let you do that. I will not fucking let you do that. You people are shit. Shame on you. आप लोग जो भी डाल रहे हो गंदगी, कर्मा आएगा आप लोग के सामने। कर्मा आता है सबके सामने। जो आप लोग आई शुड बी सेइंग बिकॉज आई डोंट वांट टू डर्टी माय माउथ, बट आप लोग के सामने आएगा और यहीं पे सबको भुगतना है। सुबह से जब मैं देख रही हूँ, मुझे जिस चीज से मैं अभी हूँ या गुजर रही हूँ, उस पर मैं अगर ये सब चीजें देखती हूँ, जो जय का बेस्ट फ्रेंड है, जय उसको दिल से प्यार करता है, जो हमारा पूरा एक ग्रुप है हम लोगों का, और हम सब पूरे ग्रुप में हम नदीम को यहाँ रखते हैं, यहाँ, और वो हमेशा यहाँ रहेगा। जो फेक फॉलोअर्स है, जिनकी फॉलोअर्स नहीं है, जिनके पता नहीं कौन सा नेटवर्क है जो ट्राइंग टू डू दिस, एंड हु एवर इज डूइंग दिस, हेल इज नॉट फार फॉर यू गाइज, रियली shame on you. He is my best friend, and अगर आप लोगों को समझ नहीं आता है कि बेस्ट फ्रेंड क्या आता है, go to hell. And hell is not far for you guys. Hell, you will see hell because you're talking shit about a woman without knowing anything, writing anything. I will stand up for me. I will not let you guys. तुम हो चीप, तुम लोग हो जो लिख रहे हो, जो बोल रहे हो, तुम लोग चीप हो, तुम लोग ने दिखा दिया है, बट आई विल नॉट अलाउ यू गाइज। आइए बढ़ते हैं रिपोर्ट की दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जो कि सामने आ रही है सियासत के गलियारों से। महाराष्ट्र AIM-IM के अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने बताया कि छत्रपति संभाजी नगर में उनकी पार्टी की रैली पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया। इस हमले में AIM-IM के कई कार्यकर्ता घायल हुए। जानकारी के मुताबिक इम्तियाज जलील ने बताया कि उनकी पार्टी नगर निगम चुनाव शांतिपूर्वक और कानून के मुताबिक लड़ी। रैली के लिए पुलिस से इजाजत ली गई थी और पुलिस मौके पर मौजूद भी थी। इसके बावजूद करीब 20-25 लोग हथियार लेकर आए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमला किया और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। जलील ने बताया कि हमारी रैली की पूरी इजाजत थी, पुलिस भी वहां थी, लेकिन फिर भी कुछ गुंडे आए और हमारे लोगों पर हमला किया। हमारे वाहन तोड़ दिए गए और कुछ लोग घायल हो गए। उन्हें लगा कि इससे हम डर जाएंगे, लेकिन हमने रैली पूरी की। उन्होंने पुलिस से कहा कि AIM-IM को डराने या रोकने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पहले भी कुछ लोग पार्टी के खिलाफ थे और आज भी वही लोग परेशानी पैदा कर रहे हैं। जलील ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि छत्रपति संभाजी नगर की जनता AIM-IM के साथ है। रिपोर्ट के मुताबिक इम्तियाज जलील ने यह भी कहा कि ये हिंसा चुनाव को बिगाड़ने की कोशिश है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर पुलिस केस दर्ज कर कार्रवाई करती है तो पार्टी शांत रहेगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे का फैसला लिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया था कि एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी के लोग AIM-IM की बढ़ती ताकत से घबराए हुए हैं। उन्हें डर है कि AIM-IM नगर निगम चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, इसलिए ऐसे हमले कराए जा रहे हैं। इस पूरे हमले के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अशरफ हुसैन नाम के एक्स यूजर ने लिखा, AIM-IM के वरिष्ठ नेता जनाब इम्तियाज जलील साहब पर जानलेवा हमला निंदनीय है, प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। एक और एक्स यूजर ने लिखा,
AIM पार्टी के वरिष्ठ नेता जनाब इम्तियाज जलील पर जानलेवा हमला। इम्तियाज अपनी गाड़ी से जा रहे थे, तभी गुंडों की भीड़ न सिर्फ उनकी गाड़ी को रोकती है बल्कि गाड़ी में तोड़फोड़ कर जानलेवा हमला कर देती है। गुंडों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर ये भीड़ के रूप में गुंडे कौन है, क्यों लोगों को मारने पर उतारू है? आखिर सरकार और पुलिस प्रशासन इनको क्यों अनदेखा कर रहा है? इम्तियाज जलील पर हुए इस हमले को लेकर वारिस पठान ने कहा, देखिए, जो आज औरंगाबाद के अंदर हमारे पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज भाई के ऊपर जो कुछ गुंडों ने अटैक किया, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं कि डेमोक्रेसी में किसी को कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। ये वही गुंडे हैं, ये उसी के लोग हैं कलीम कुरैशी के, जो हर वक्त इलेक्शन के अंदर बीजेपी शिवसेना से पैसा लेके आते हैं और अपने बाहर के गुंडों को बुलाकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। जब रैली की परमिशन थी, वो परमिशन के तहत वहां पर वो गए थे, कैंपेनिंग कर रहे थे, पुलिस वाले मौजूद थे, वहां पर वीडियोग्राफी सब चालू थी। उसके बीच में आकर इस तरह की गुंडागर्दी करना, एक पूर्व सांसद के ऊपर इस तरह से हमला करना, गाड़ी के ऊपर हमला करना, ये कहाँ की बात है? कहाँ का इंसाफ है? कहाँ का न्याय है? क्या हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर? हम चाहेंगे कि जो भी गुंडे, जिन लोगों ने हमारे इस तरह अटैक किया है हमारे पार्टी के वहां के अध्यक्ष पे, उनको पुलिस फौरन हिरासत में ले, उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे, उनको सलाखों के पीछे डाले और जो भी इसके पीछे उसको भी हिरासत में लिया जाए ताकि गुंडागर्दी बंद हो। देखिए, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन डरने घबराने वाली जमात नहीं है। कैंपेनिंग तो हम करते रहेंगे, संवैधानिक तौर से हमारी कैंपेनिंग कर रहे, डेमोक्रेसी के अंदर रहते हैं हम, डरने घबराने का नाम नहीं है। मगर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना मैं समझता हूं सरासर गलत है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना ही चाहिए पुलिस प्रशासन को। इस पूरे मामले में AIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, सुनिए। हरकत लोग किए हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अपनी हार यकीनी नजर आ रही है, तो इसलिए ये बुज़दिलाना हरकत किए और इंशाअल्लाह ताला उस वार्ड की जनता और औरंगाबाद की जनता इसका जवाब ना जबान से देगी ना हाथ से देगी, बल्कि बटन को पतंग के निशान पर दबाकर उनको भी शिकस्त देगी और उनके पीछे जो ताकतें उनकी सरपरस्ती कर रही हैं उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, हारेंगे इंशाअल्लाह। महाराष्ट्र की कितनी सीटें आपकी आई? सर जी, यहाँ पॉलिटिशियंस जो है सत्ताधारी, उनने उन लोगों ने पैसा देके ये सब करवाया है, ऐसा आरोप कल के आपने अपने भाषण में किया था। इतना जल्द बार बार बोल रहे हैं कि ऐसा इलेक्शन में ऐसा होना। देखिए, जो भी हरकत किए हैं पुलिस ने उनको पकड़ा है। हम तो एडमिनिस्ट्रेशन से ये बोले हैं कि इनके पीछे जो लोग हैं उनको भी बेनकाब करिए, मगर हमारे कदम पीछे हटने वाले नहीं हैं और इंशाअल्लाह ताला वहाँ की वार्ड की जनता इनको इनके खिलाफ वोट देकर जवाब दे। सर, इसके पहले इलेक्शन में ऐसा कभी वाकई नहीं हुआ था हमला या पुलिस की जरूरत पड़ी? आपके जैसे जब से रैली है, आपके लिए पुलिस की जरूरत कभी पड़ी नहीं है। आज पुलिस बड़ा भाई, बिन बुलाए मेहमान मेरे बने तो मैं क्या करूं? मेरे को जरूरत नहीं आता, लो हम तो बोल रहे हम जाएंगे, ऐसे कोई जरूरत नहीं। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक हालात बिगड़ते देख पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए बल का इस्तेमाल किया और लोगों से वापस जाने की अपील की। इसके बावजूद कुछ लोगों ने पुलिस कर्मियों पर अंडे फेंके। पुलिस ने इस मामले में जिंसी पुलिस थाने में 13 पहचाने गए और 40-50 अज्ञात लोगों के खिलाफ दंगा करने, अवैध रूप से इकट्ठा होने और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। आपको बता दें कि इन BMC चुनावों के नतीजे 16 जनवरी को सामने आए, जिसमें AIM ने बहुत ही अच्छी वोटों से अपनी जीत दर्ज की और हर जगह खुशी का माहौल है। नफरती चिंटू मौके की तलाश में रहते हैं कि कब उनको मौका मिले और कब मुसलमानों को बदनाम करे। इसी तरह का एक मामला सामने आ रहा है हमारी रिपोर्ट की तीसरी खबर में। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि मुसलमानों की एक भीड़ है जो ईदगाह में नमाज के लिए जमा हुई है। इस वीडियो को देखकर नफरती चिंटू की बेचैनी बढ़ गई है और वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। बाबा बनारस नाम के एक्स यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि ये पाकिस्तान का मुल्तान नहीं है, महाराष्ट्र का मालेगांव है। साथ ही कहा कि जनसंख्या का संतुलन बदल रहा है, ये सच है, इसलिए जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की जरूरत है। एक और एक्स यूजर ने इस वीडियो का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, कम से कम वे मंदिर के सामने नाचते हुए भड़काऊ नारे नहीं लगा रहे और हिंदू विरोधी गाने नहीं बजा रहे, इसलिए मोदी की चापलूसी करना बंद करो और सच्चाई स्वीकार करो। हम आपको बता दें कि इस वीडियो में शांति से नमाज पढ़ी जा रही है, किसी को परेशान नहीं किया जा रहा है। इस पर मुसलमानों ने क्या जवाब दिया आपको बताएंगे। एक एक्स यूजर ने जवाब देते हुए लिखा,
ईद की नमाज मोहल्ले की मस्जिद के बजाय इसलिए ईदगाह में पढ़ने का हुक्म है कि इन जैसों की तशरीह सुलगती रहे। मोहसिन नाम के एक्स यूजर ने इसका जवाब देते हुए लिखा, नमाज पढ़ना या त्योहार मनाना किसी के खिलाफ युद्ध का ऐलान नहीं है। भारत की असली ताकत विविधता में एकता है। जिस तरह दिवाली की रौनक और ईद की शांति इस देश की पहचान है, उसे खतरे के रूप में देखना हमारी साझा विरासत का अपमान है। एक और एक्स यूजर ने लिखा, इन सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश में है हिंदू। ये वीडियो कब का है? गली न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है। वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि ईदगाह में नमाज के मौके पर बनाया गया वीडियो है। मुसलमानों को बदनाम करने की साजिशें आए दिन सामने आती रहती है और इन्हीं साजिशों पर फिक्र जाहिर की है मशहूर एक्टर प्रकाश राज ने। बताते हैं आपको हमारी इस बुलेटिन की चौथी खबर में। देश में मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते डर और नफरत के माहौल पर अभिनेता प्रकाश राज ने खुलकर चिंता जताई। उन्होंने कहा है कि जो कुछ आज देश में हो रहा है वो मुसलमानों को निशाना बनाने की एक खतरनाक तैयारी है। ये भाषण उन्होंने पिछले महीने हैदराबाद में APCR नाम की संस्था के कार्यक्रम लॉन्चिंग फॉर जस्टिस में दिया था। मंगलवार को इसका वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया, जिसके बाद भारी बहस शुरू हो गई और बीजेपी समर्थकों ने इसका कड़ा विरोध भी किया। सभा में बोलते हुए प्रकाश राज ने कहा, इस देश में जो हो रहा है वो जनसंहार की तैयारी है। वे मुसलमानों को मिटाना चाहते हैं। आदिवासी और अल्पसंख्यक भी उनके निशाने पर है। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी और RSS का एजेंडा है। आपको बता दें कि प्रकाश राज ने अदालतों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अदालतें जिन्हें आखिरी उम्मीद माना जाता था आज न्याय नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने कहा, भारत की अदालतों को शर्म आनी चाहिए क्योंकि वे न्याय को खत्म कर रही हैं। उन्होंने कहा कि असली ताकत बीजेपी नहीं बल्कि RSS है। उन्होंने कहा, हिटलर और मुसोलिनी इसलिए हार गए क्योंकि वे राजनीतिक पार्टी थे, लेकिन RSS कोई पार्टी नहीं है। उन्होंने RSS को छुपी हुई ताकत बताया और कहा कि बीजेपी सिर्फ सामने दिखने वाला चेहरा है। भाषण में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस पर उन्हें प्रधानमंत्री की तरफ से एक ईमेल मिला जो झूठ से भरा था। उन्होंने सवाल उठाया कि उनकी ईमेल ID का इस्तेमाल कैसे किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करते हैं और दूसरी तरफ राम मंदिर के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि झंडा फहराते वक्त प्रधानमंत्री के हाथ कांप रहे थे और पूछा कि क्या उन्हें सच में राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान है। प्रकाश राज ने अपने बयान में आगे कहा, उनका मकसद जनसंहार है। वे मनुस्मृति लाना चाहते हैं। वे संविधान बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि विरोध करने वालों और अल्पसंख्यकों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। उन्होंने कई सामाजिक कार्यकर्ताओं की हत्या का जिक्र किया और कहा कि आरोपियों को जमानत मिलना और सम्मान मिलना बहुत कुछ बताता है। प्रकाश राज निशाना साधते हुए कहते हैं, उनका मकसद लोकतंत्र को खत्म करना है। लोगों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा, आज मुसलमानों के साथ हो रहा है, कल आपके साथ भी होगा। अंत में उन्होंने कहा, अगर वे 100 बार झूठ बोलते हैं तो हमें 1000 बार सच बोलना होगा। आपको बता दें कि इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। शिल्पा नाम की एक्स यूजर ने लिखा, वे नरसंहार की तैयारी कर रहे हैं। वे मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं। प्रकाश राज, ये खुली नफरत फैलाने वाला बयान है। ऐसे व्यक्ति पर UAPA के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें जेल में होना चाहिए। एक एक्स यूजर ने लिखा, असल में हिंदुओं के खिलाफ असली सफाया तो बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन वो अपनी बातें बंद रखता है और अगर कभी अल्पसंख्यकों के साथ कुछ होता है तो सभी फिल्मी और नकली हीरो अचानक रक्षक बन जाते हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा, न्यायपालिका पूरी तरह से संघी विचारधारा से प्रभावित हो गई है। पार्टी के कर्मचारियों को बिना सही प्रक्रिया के उच्च पदों पर नियुक्त किया गया, जिससे न्यायपालिका बहुत पक्षपाती और सरकार के पक्ष में काम करने वाली संस्था बन गई है। यहाँ ये सिद्धांत लागू होता है कि सभी बराबर नहीं है और न्याय सबके लिए नहीं है। वहीं एक दूसरे एक्स यूजर ने लिखा, सच सच में सच है। अगर लोग अब भी चुप रहेंगे तो आने वाले समय में इससे बचना मुश्किल होगा, क्योंकि पढ़े लिखे लेकिन निर्बल लोग इन सब बातों का समर्थन कर रहे हैं और अनदेखा कर रहे हैं। हुजैफा मोहम्मद नाम के एक्स यूजर ने लिखा, उन्होंने सच बोला, बहुत बहादुर आदमी। चलिए अब रुक करते हैं इस रिपोर्ट की 5वीं अहम खबर की तरफ। तुर्की सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ एक नए रक्षा गठबंधन में शामिल होना चाहता है। तुर्की मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार ये गठबंधन नाटो की तर्ज पर होगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा और सभी देश मिलकर जवाब देंगे। सितंबर 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच ये रक्षा समझौता पहले ही हो चुका है। अब तुर्की भी इस समझौते का हिस्सा बनना चाहता है। तुर्की मीडिया आउटलेट तुर्की टुडे के मुताबिक तुर्की की भागीदारी को लेकर बातचीत आखिरी चरण में है और समझौता जल्द हो सकता है। ये जानकारी उन सूत्रों ने दी है जो इस मामले से जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि तुर्की इस गठबंधन को अपनी सुरक्षा मजबूत करने के लिए जरूरी मानता है, खासतौर पर ऐसे समय में जब अमेरिका की भूमिका और नाटो को लेकर उसकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठ रहे हैं। तुर्की खुद नाटो का सदस्य है, लेकिन वो अब दूसरे विकल्प भी तलाश रहा है।
रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस गठबंधन से तीनों देशों को अलग अलग तरह से फायदा होगा। सऊदी अरब के पास तेल से मिलने वाला भारी धन है। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार, मिसाइलें और बड़ी सेना है। वहीं तुर्की के पास युद्ध का अनुभव रखने वाली सेना और आधुनिक रक्षा उद्योग है, खासकर ड्रोन तकनीक में। विशेषज्ञ निहात अली ओज़चान के अनुसार बदलते हालात और क्षेत्रीय तनाव के कारण देश अब नए सुरक्षा गठबंधन बना रहे हैं। तुर्की के समझौते में शामिल होना सऊदी अरब और तुर्की के रिश्तों में एक नए दौर की शुरुआत माना जा रहा है। साल 2011 के अरब स्प्रिंग के बाद दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ गई थी। उस समय तुर्की और कतर एक साथ खड़े थे और मुस्लिम ब्रदरहुड का समर्थन कर रहे थे, जबकि बाद में सऊदी अरब ने मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। आपको बता दें कि 2017 में सऊदी अरब ने कतर पर नाकेबंदी लगा दी थी। इसके बाद कतर ने तुर्की से मदद मांगी और वहां तुर्की सैनिकों की तैनाती हुई। हालांकि अब हालात बदल रहे हैं और दोनों देशों के रिश्ते धीरे धीरे सुधर रहे हैं। हाल ही में सऊदी अरब और तुर्की की सेनाओं के बीच पहली बार नौसेना स्तर की बैठक भी हुई है, जिससे रिश्तों में सुधार का इशारा माना जा रहा है। वहीं पाकिस्तान पहले से ही सऊदी अरब और तुर्की दोनों के साथ सैन्य सहयोग करता रहा है। मई में भारत के साथ तनाव और अक्टूबर में अफगान तालिबान सरकार के साथ टकराव के बाद पाकिस्तान और मजबूत रक्षा साझेदारी चाहता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान का आरोप है कि भारत और अफगानिस्तान पाकिस्तान में हमले करने वाले संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। इस संगठन पर पाकिस्तान में कई बड़े हमलों का आरोप है, जिनमें नवंबर में इस्लामाबाद की अदालत पर हुआ आत्मघाती हमला भी शामिल है। चलिए अब बात करते हैं इस बुलेटिन की छठी खबर के बारे में, जिसमें ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने उस बड़े झूठ का पर्दाफाश किया है जिसमें मुसलमानों को बदनाम करके उनके खिलाफ जहर घोला जा रहा था। सोशल मीडिया पर काली और सरस्वती देवी की अधूरी मूर्तियों की तस्वीरें वायरल हुई। इन तस्वीरों के साथ दावा किया गया कि पश्चिम बंगाल के शांतिपुर में हुई तोड़फोड़ हिंदू आस्था पर सीधा हमला है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने 7 जनवरी को ये तस्वीरें पोस्ट की और कहा कि ममता के जंगल राज में सनातन धर्म पर एक और क्रूर हमला है। उन्होंने लिखा कि सुबह के वक्त असामाजिक लोगों ने पूजा के लिए बनाई जा रही इन पवित्र मूर्तियों को तोड़ दिया। उन्होंने इसे हिंदू आस्था और कारीगरों की रोजी रोटी पर हमला बताया और कहा कि टीएमसी शासित बंगाल में हिंदू विरोध बढ़ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑल्ट न्यूज की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक अमित मालवीय उन नेताओं में सबसे ऊपर थे जिन्होंने सबसे ज्यादा राजनीतिक गलत जानकारी फैलाई। साल 2025 में उनके 12 झूठे दावों को ऑल्ट न्यूज ने गलत साबित किया था। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी 7 जनवरी को वही तस्वीरें शेयर की और दावा किया कि ममता बनर्जी बंगाल में खतरनाक कट्टर लोगों को बचा रही हैं। इसके अलावा बीजेपी पश्चिम बंगाल की मीडिया सह प्रभारी किया घोष और बीजेपी समर्थक सोशल मीडिया अकाउंट मेग अपडेट्स ने भी वही तस्वीरें इसी तरह के दावों के साथ पोस्ट की। जब इस मामले को लेकर बंगाली भाषा में खबरें खोजी गई तो कुछ न्यूज रिपोर्ट्स मिली जिनमें वही तस्वीरें थी। 7 जनवरी को आज तक बांग्ला की रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना 6 जनवरी की सुबह पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के शांतिपुर शहर के सरब नंदीपाड़ा इलाके में लोकनाथ मंदिर के सामने हुई थी। कारीगर जयंत दास की वर्कशॉप के बाहर रखी काली और सरस्वती देवी की करीब 60-70 अधूरी मूर्तियों को कुछ लोगों ने तोड़ दिया था। अगली सुबह जब जयंत दास ने मूर्तियां टूटी हुई देखी तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पास के घर के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी। फुटेज में 2 लोग मूर्तियां तोड़ते दिखे। जयंत दास ने उन्हें 2 भाइयों के रूप में पहचाना, आसित दास और अमित दास। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि घटना से 1 दिन पहले जयंत दास का इन दोनों भाइयों से झगड़ा हुआ था। रिपोर्ट में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लालटू हल्दर का बयान भी था जिसमें उन्होंने साफ कहा कि इस मामले में कोई धार्मिक या राजनीतिक कारण नहीं है। ईटीवी भारत ने भी यही जानकारी दी। ऑल्ट न्यूज ने जयंत दास द्वारा दी गई पुलिस शिकायत की कॉपी भी देखी। शिकायत में जयंत दास ने लिखा, लोकनाथ मंदिर के पास मेरी मूर्ति बनाने की फैक्ट्री है। वहां काली और सरस्वती की करीब 85 मूर्तियां थी। कुछ पूरी बनी थी और कुछ अधूरी थी। 6 जनवरी 2026 की सुबह करीब 6 बजे जब मैं फैक्ट्री पहुंचा तो देखा कि सारी मूर्तियां तोड़ी गई हैं। पास के घर के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखने पर मैंने देखा कि अमित दे और आसित दे दोनों गोविंद दे के बेटे हैं। वे लाठी से मूर्तियां तोड़ते और फेंकते हुए दिखे। ये सब उन्होंने 6 जनवरी की सुबह किया। इससे मुझे करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ। ये भी साफ किया गया कि आज तक बांग्ला ने आरोपियों के सरनेम गलत बताए थे। शिकायत से साफ है कि आरोपियों के नाम अमित दे और आसित दे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद में एएसपी लालटू हल्दर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि 5 जनवरी को यानी घटना से 1 दिन पहले जयंत दास का बेटा मूर्तियों पर काम कर रहा था। उसी समय आसित और अमित दे नशे की हालत में आए और उसके बेटे को परेशान करने लगे। घटना वाली रात करीब 2 से 2:30 बजे के बीच जब दास का बेटा काम कर रहा था तब नशे में अमित दे वहां आया और हंगामा करने लगा। दास के बेटे ने कई बार उससे जाने को कहा और बताया कि उसके घर में पूजा होने वाली है और वो काम में व्यस्त है। उसने ये भी कहा कि अमित को पूजा में बुलाया गया है। इसके बाद भी अमित नहीं गया तो दास के बेटे ने दुकान का शटर बंद कर दिया और वहां से चला गया।
अगली सुबह जब वे वापस आए तो देखा कि सारी मूर्तियां तोड़ दी गई थी। इसके बाद शांतिपुर थाने में शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखी और पाया कि मूर्तियों को आसित दे और अमित दे ने तोड़ा था। मामला दर्ज कर लिया गया है और दोनों आरोपी फिलहाल फरार है। पुलिस उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। जानकारी के मुताबिक एक पत्रकार ने एएसपी से साफ तौर पर पूछा कि क्या इस मामले में कोई राजनीतिक या धार्मिक एंगल है। इस पर एएसपी ने साफ कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस पूरी रिपोर्ट से ये साफ है कि काली और सरस्वती की मूर्तियों को तोड़ने की इस घटना को बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया पर गलत तरीके से धार्मिक बताया, जबकि पुलिस और जांच से साफ है कि इसका कोई भी धार्मिक या राजनीतिक कारण नहीं था। अरे ये क्या हुआ, आमिर खान को उनके ही ऑफिस से निकाल दिया गया। सुनकर आप भी हुए ना हैरान। चलिए जानते हैं पूरा मामला इस रिपोर्ट की 7वीं बड़ी खबर में। द ग्रेट इंडियन कपिल शो के बीते एपिसोड में जब कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे गए थे तब सुनील ग्रोवर ने आमिर खान का गेटअप लिया था और एकदम उनके जैसे ही एक्ट करके सबको चौंका दिया था। उनकी खूब तारीफ हुई थी और लोगों ने उन्हें असली एक्टर से बेहतर बताया था। साथ ही फैंस इंतजार कर रहे थे कि सुनील और आमिर का आमना सामना हो। लोगों की चाहत पूरी हुई और दोनों को एक साथ देखा गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल आमिर खान अपनी अपकमिंग फिल्म हैप्पी पटेल का प्रमोशन कर रहे हैं। इसी के प्रमोशनल वीडियो में उन्हें सुनील ग्रोवर के साथ देखा गया, जो दंगल एक्टर की मिमिक्री करते नजर आए। लेकिन इस दौरान कॉमेडियन ने एक्टर को उनके ही ऑफिस से बाहर निकलवा दिया, जिसे देखकर हर कोई हंसी से लोटपोट हो रहा है। आमिर खान के सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में सुनील ग्रोवर एक कमरे में बैठे कुछ लिख रहे होते हैं और वो एकदम एक्टर के लुक में नजर आते हैं। तभी वीरदास आते हैं और वो उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। कहते हैं कि वो आमिर नहीं, थोड़ा अलग लग रहे हैं। इसके बाद वो दोनों बैठते हैं और बात करते हैं और सुनील उन्हें बोनस चेक भी दे देते हैं। आमिर बनकर वो कहते हैं कि उन्हें लगता है कि पिक्चर सुपरहिट होगी, इसलिए वे ये चेक रिलीज के पहले ही दे रहे हैं। सुनील कहते हैं पिक्चर हिट नहीं हुई तो मेरा नाम आमिर खान नहीं, पिक्चर सुपरहिट है, ऑस्कर को जाएगी। इसके बाद वो वीरदास को सीक्वल का भी एडवांस चेक देते हैं, जिससे स्टैंड अप कॉमेडियन चौंक जाते हैं और रोने लगते हैं। तभी वहां आमिर खान आ जाते हैं, हाथ में तकिया लिए वो एंट्री करते हैं, लेकिन वीर उन्हें सुनील ग्रोवर बता देते हैं, जिसके बाद एक्टर खुद को डिफेंड करते हैं और अपने को साबित करते हैं। आमिर खान फिर बॉडीगार्ड सत्या और गणेश को बुलाते हैं और सुनील को बाहर निकालने के लिए कहते हैं, तो कॉमेडियन उन्हें भी चेक थमा देते हैं, जिसके बाद दोनों सुरक्षाकर्मी एक्टर को ही वहां से पकड़कर बाहर कर देते हैं। इस दौरान वो कहते रहते हैं मैं आमिर हूं, लेकिन कोई नहीं सुनता। फिर सुनील उनसे जाते जाते कहते हैं 16 जनवरी को रिलीज हो रही है फिल्म हैप्पी पटेल, तो वीर समझाते हैं हैप्पी पटेल। आपको बता दें कि आमिर खान प्रोडक्शंस ने लगान, तारे जमीन पर, दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार जैसी दमदार फिल्मों से हमेशा अलग पहचान बनाई है। इसी कड़ी में बैनर अब हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस लेकर आ रहा है, जिसमें मशहूर कॉमेडियन और अभिनेता वीरदास जुड़े हैं। दिल्ली बेली के बाद ये आमिर खान प्रोडक्शंस के साथ वीरदास की दूसरी फिल्म है। वीरदास द्वारा निर्देशित ये फिल्म 16 जनवरी को रिलीज होगी। इस बुलेटिन की 8वीं खबर सामने आ रही है मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी के हवाले से, जिसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी पत्नी को धोखा दिया है। जी हां, इंटरनेट इन दिनों सेलिब्रिटीज से जुड़े कथित एक्सपोज से भरा पड़ा है। कहीं लीक चैट्स वायरल हो रही है तो कहीं नए नए दावे सामने आ रहे हैं। इसी बीच मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी का नाम भी चर्चा में आ गया है। सोशल मीडिया पर एक कमेंट वायरल हुआ है, जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ धोखा किया है। रेडिट पर एक थ्रेड में एक कमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर किया गया। इस कमेंट में दावा किया गया कि ध्रुव राठी ने अपनी पत्नी जूली को धोखा दिया, जिनसे उन्होंने 2021 में शादी की थी और जिनके साथ उनका एक बच्चा भी है। ये कमेंट इंस्टाग्राम यूजर फाफड़ा जलेबी वे के नाम से था। कमेंट में लिखा था, उन्होंने एक इन्फ्लुएंसर के साथ अपनी पत्नी को धोखा दिया और उस इन्फ्लुएंसर ने ये बात अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर भी की थी, लेकिन उस समय किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब जाकर सच सामने आ रहा है। कमेंट में ये भी साफ कहा गया कि इस इन्फ्लुएंसर ने ध्रुव राठी के साथ हुई चैट्स को कई दूसरे क्रिएटर्स और मीम पेजेस को भी भेज दिया है और बहुत जल्द वो स्क्रीनशॉट सबकी इंस्टाग्राम फीड पर दिखने लगेंगे। वहीं इस खबर के सामने आने के बाद एक यूजर ने ट्वीट किया, एक आदमी शादीशुदा होने और बच्चा होने के बाद भी किसी अजनबी के साथ धोखा कैसे कर सकता है। ध्रुव राठी एक बच्चे के पिता है और उनकी पत्नी भी बहुत अच्छी है, फिर भी समझ नहीं आता कि उन्होंने किसी अजनबी से फ्लर्ट या डेट करने की जरूरत क्यों महसूस की। बड़े बड़े सोर्स कह रहे हैं कि ये खबर 200% सच है और जल्द ही ध्रुव राठी की चैट के स्क्रीनशॉट भी सामने आ सकते हैं। हालांकि ये साफ कहना जरूरी है कि ये सब सिर्फ अटकलें हैं और ध्रुव राठी ने खुद इस बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं किया है। इंटरनेट पर कुछ लोगों को लगा कि ये कमेंट सच हो सकता है, वहीं कुछ लोगों को डर है कि कहीं ये भी पुरुष सेलिब्रिटीज को बदनाम करने का एक और ट्रेंड ना हो। जानकारी के मुताबिक ध्रुव राठी को लेकर चल रही अफवाहों के बीच कार्तिक आर्यन, अभिषेक शर्मा, आर्या बब्बर, आलम खान और कई दूसरे सेलेब्स के नाम भी इस कथित स्कैंडल में लिए जा रहे हैं।
फिलहाल जब तक ध्रुव राठी की तरफ से कोई बयान नहीं आता तब तक इन वायरल खबरों की पुष्टि द गली न्यूज भी नहीं करता है। इस वक्त सब तरफ एक ही चर्चा है, बीएमसी इलेक्शंस। क्यों है ये चर्चा, जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट की 9वीं खास खबर में। द क्विंट की रिपोर्ट के मुताबिक असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में चौंकाने वाला प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन के साथ एआईएमआईएम राज्य की छठी सबसे कामयाब पार्टी बनकर उभरी। हैरानी की बात यह रही कि एआईएमआईएम ने एनसीपी और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जैसी पुरानी पार्टियों को भी पीछे छोड़ दिया। एआईएमआईएम को सबसे ज्यादा फायदा खानदेश और मराठवाड़ा के शहरों में मिला। मालेगांव नगर निगम में एआईएमआईएम सबसे आगे रही, लेकिन उसे अपने दम पर बहुमत नहीं मिला। रिपोर्ट के मुताबिक एआईएमआईएम ने संभाजी नगर, नांदेड़, वाघाला और धुले में दूसरा स्थान हासिल किया। इसके अलावा अमरावती और जालना में भी पार्टी की मौजूदगी साफ दिखी। नगर निगम चुनावों में एआईएमआईएम का ये प्रदर्शन 2024 के विधानसभा चुनावों से बेहतर माना जा रहा है। उस चुनाव में पार्टी ने मालेगांव सेंट्रल सीट जीती थी और औरंगाबाद ईस्ट में वो दूसरे नंबर पर रही थी। जानकारी के लिए बता दें कि इन नतीजों से कुछ इलाकों में मुस्लिम वोटों में बदलाव का इशारा मिलता है। ऐसा लगता है कि कम से कम स्थानीय चुनावों में अब समुदाय से महाविकास आघाड़ी पर डिपेंड नहीं रहना चाहता और एआईएमआईएम को भी मौका दे रहा है। एमवीए के टूटने का असर भी इसमें दिखा, क्योंकि कई जगहों पर शिवसेना और एनसीपी ने अलग अलग चुनाव लड़ा। हालांकि जहां कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, जैसे भिवंडी, निजामपुर, वहां एआईएमआईएम उम्मीद के मुताबिक कमजोर रही। एआईएमआईएम का यह अच्छा प्रदर्शन नवंबर 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में मिली 5 सीटों की जीत के बाद आया है। इस जीत के बाद एआईएमआईएम स्पोक पर्सन वारिस पठान ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, बिल्कुल वहाँ पर औरंगाबाद के अंदर हमको 33 जगहों के ऊपर कामयाबी मिली है। ये छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। पिछली मर्तबा सिर्फ 25 थे, इस टाइम हमारे 8 बढ़कर आए। तो ये वहाँ के हमारे असद साहब की मेहनत है, वहाँ की टीम की मेहनत है, वहाँ पर इम्तियाज़ भाई थे उनकी मेहनत है। कलेक्टिवली पूरी टीम वर्क वहाँ पे हुआ और औरंगाबाद की आवाम ने बता दिया कि असद ओवैसी साहब के साथ, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेगी। जनता ने दिखा दिया, वहाँ पे मोहब्बत दिखा दी और हरा दिया ना। सेकंड पार्टी हम बने, बीजेपी के बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी औरंगाबाद में बनी तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनी। इसका मैं तहे दिल से औरंगाबाद की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, इत्तेहाद कायम रखने के लिए, मुत्तहिद होने के लिए और एक प्लेटफॉर्म पर आकर असद साहब को इतनी मोहब्बत से नवाजने के लिए। किशोरी ताई ने कहा है, किशोरी ताई ने कुछ हमने पूछा कि आपकी जो पार्टी है वो इतने बड़े मार्जिन के साथ जीत है, तभी उन्होंने कहा है कि ये जीत देख के प्रूफ होता है कि ये बी टीम है। देखिए, ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम बोलते बोलते लोग थक गए। हमको फ़र्क नहीं पड़ा, जनता ने हमको बता दिया वोट देकर। वोट और हमारी कामयाबी, जनता इनके मुंह पे तमाचा है। खुद के अंदर झांको, खुद में झांको, क्यों तुम हार रहे हो। इतने साल इक़्तिदार पर बैठे, 30 साल मलाई खाई, पैसा बनाया, तिजोरियां भरी। मुंबई की आवाम के लिए क्या किया? आधा घंटा बारिश आती है, ट्रेन ठप हो जाता है, पानी भर जाता है, ट्रैफिक जाम, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है पूरी मुंबई के अंदर। 75,000 करोड़ का बजट था, कहाँ गया? जनता तुमको कुर्सी में बिठाने की ताकत रखती है, उखाड़ के फेंकने की भी ताकत रखती है। जनता ने दिखा दिया। अब जनता उसी के साथ जाएगी जो उसका डेवलपमेंट का काम करेगा, विकास का काम करेगा। चलिए अब रुक करते हैं इस बुलेटिन की 10वीं बड़ी खबर की तरफ। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में शाहीन इंटरनेशनल स्कूल की नई शाखा का ग्रैंड लॉन्चिंग प्रोग्राम 16 जनवरी 2026 को दोपहर 1:30 बजे रखा गया था। इस खास मौके पर मशहूर इस्लामिक आलिम और नौजवान स्कॉलर मुफ्ती शमाइल अहमद नदवी को गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर बुलाया गया। मुफ्ती शमाइल नदवी साहब हिंदुस्तान के जाने माने इस्लामी स्कॉलर है और वाहियान फाउंडेशन के बानी है। दीन और तालीम के मैदान में उनकी खिदमात काबिल तारीफ है। ये प्रोग्राम अल मुरब्बा इलाके में मौजूद शाहीन इंटरनेशनल स्कूल रियाद में हुआ। ये कहना गलत नहीं होगा कि मुफ्ती शमाइल नदवी साहब को सऊदी अरब जैसे मुल्क में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर दावत देना न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए भी फख्र की बात है। उनकी काबिलियत और पहचान ने देश और कौम दोनों का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि शाहीन ग्रुप तालीम के मैदान में एक बड़ा नाम है। इसके हिंदुस्तान में 100 से ज्यादा सेंटर, विदेशों में भी इदारे और हर साल हजारों बच्चे यहाँ से तालीम हासिल कर रहे हैं। शाहीन ग्रुप से हर साल 3,500 से ज्यादा नीट में कामयाब स्टूडेंट्स, 5,000 से ज्यादा डॉक्टर और हजारों MBBS सीटों पर कामयाबी देखने को मिलती है। यही वजह है कि लोगों को इस इदारे पर पूरा भरोसा है।
साथ ही आपको ये भी बताते चले कि मुफ्ती शमाइल नदवी ने अपनी एक पोस्ट के जरिए बताया है कि वो जनवरी 2026 में सऊदी सफर के दौरान रियाद, दम्माम, मक्का, मदीना और जेद्दाह का सफर भी तय करेंगे। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट्स के लिए गली न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।